अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का लेसन नंबर 7 to 9 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 7 का बेसिकली टाइटल है सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशन, मतलब कि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं हम। टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज बेसिकली रेफर करते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडिविजुअल नॉन नेटिव लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करता है, जो उसकी मदर टंग नहीं होती। इसमें डिफरेंट किस्म की जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो आ सकती हैं। अब इसको हम लोग SLA भी कहते हैं। अब बेसिकली ये जो सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशन है हमारी, ये कुछ थ्योरीज को और कुछ प्रोसेसेस को भी इनकम्पस करती है और इसमें सेकेंड लैंग्वेज के रिगार्डिंग फर्दर ये कि ये बोर्डली अंडरस्टैंड करती है आपकी सेकेंड लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग्स को, और इसमें आपकी साइंटिफिक स्टडी भी इंक्लूड होती है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक प्रोफिशिएंसी डेवलप कर रहे हैं अपनी सेकेंड लैंग्वेज में। फर्दर इसमें सबकॉन्शियस प्रोसेस भी आते हैं जिसमें आप ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, और कॉन्शियस प्रोसेस आते हैं फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग में। अगर इसके स्कोप की बात करें फर्दर, तो अब इसमें होता है क्या है कि जो SLA है उसमें इनफॉर्मल लर्निंग भी होती है, नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल लर्निंग होती है आपकी क्लासरूम्स में सिचुएशन, जैसे कि आपकी क्लासरूम की सिचुएशन हो सकती है, इस किस्म की जो सेटिंग की कॉम्बिनेशन है वहाँ पर की क्वेश्चंस जो हैं SLA रिसर्च में उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड है, जैसे कि लर्नर्स क्या सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज से, किस किस्म की नॉलेज रिक्वायर कर रहे हैं और दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा वो कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं, और जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो किस तरीके से मतलब कि एक सेम प्रोफिशिएंसी अचीव नहीं करते फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। जैसे कि हमारी जो उर्दू में प्रोफिशिएंसी है, ऐसे में हम इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जो है वो एक्सेप्ट या मतलब कि वो एबल नहीं कर सकते हैं। लास्टली ये कि जो SLA है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है लिंग्विस्टिक्स में, साइकोलॉजी में, लिंग्विस्टिक्स में इसका बेसिकली फोकस होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस पर, बल्कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस पे, जो कि किसी भी लैंग्वेज इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है। फर्दर ये कि इसमें कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में जिनको हमें फॉलो करना होता है अपना कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए। सेकेंडली टॉपिक नंबर 35 को देखें तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है आपके लैंग्वेज ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस है और इनिशियल स्टेट, इमीडिएट स्टेट्स है, फाइनल स्टेट, पॉजिटिव ट्रांसफ़र और नेगेटिव ट्रांसफ़र। अब बेसिकली जो इसमें रोल ऑफ नेटिव लैंग्वेज है वो किस तरीके से लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर रही है उसके बारे में बात की गई कि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है SLA पे लैंग्वेज जो है वो ट्रांसफ़र करती है इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग नेटिव लैंग्वेजेस को। अब यहाँ पे कंट्रास्टिव एनालिसिस की बात की गई है। सो इनिशियली क्या होता है कि जो SLA रिसर्चर्स हैं वो बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो लर्नर्स हैं वो एक्सटेंसिवली रिलाई करते हैं नेटिव लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स पे, उनके मीनिंग्स पे, और एक्वायर करते हैं सेकेंड लैंग्वेज के थ्रू। फर्दर ये कि ये जो बिलीफ है ये एक डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस को लीड अप करता है, जिसमें जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं नेटिव और टारगेट लैंग्वेज के बीच में वहाँ पे उसे प्रिडिक्ट करते हैं और उसके एरर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आती है फेज ऑफ कंपैरिजंस की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है इनिशियल स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि ये L2 का बिगनिंग स्टेट है। इसमें लर्नर्स जो है वो ब्रिंग करते हैं अपनी नॉलेज को इन देयर लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स और प्रिंसिपल्स, नेटिव लैंग्वेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी। सेकेंडली ये कि ये प्रायर नॉलेज है आपकी बेनिफिशियल भी है, चैलेंजिंग भी है ड्यूरिंग योर L2 डेवलपमेंट। सेकेंडली बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेट की, मतलब सेकेंड जो मिड स्टेट है। इस फेज में क्या होता है कि इसमें आप कवर करते हो, मतलब जो एक लर्नर है वो कवर करता है डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बेसिक स्टेजेस को। इसमें आपकी इंटर लैंग्वेज इंक्लूड होती है जहाँ पे जो लर्नर है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में इवॉल्व होता है, और जो L1 लर्नर्स हैं इस फेज में इंक्लूड होते हैं एक नेचुरल कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक मैचुरेशंस में। फाइनल स्टेट की बात कर लें थर्डली। सो फाइनल स्टेट में क्या होता है कि इसमें L1 डेवलपमेंट है जहाँ पे लर्नर्स अचीव कर रहे हैं नेटिव लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को, और इसके अलावा इसमें L2 डेवलपमेंट होती है जिसमें नेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो आप अचीव करते हो।
थर्ड पे बात हो रही है यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसफर्स की। सो टाइप ऑफ ट्रांसफर्स में आपका पॉजिटिव ट्रांसफर आता है और आपका नेगेटिव ट्रांसफर आता है। पॉजिटिव ट्रांसफर बेसिकली क्या है कि जिसमें जब L1 लैंग्वेज जो है आपकी वो स्ट्रक्चर या जो रूल्स है वो अप्रोप्रिएटली यूज़ करती है, L2 कॉन्टेक्स्ट में से कंसीडर करते हो आप एज अ पॉजिटिव ट्रांसफर। और नेगेटिव ट्रांसफर में बेसिकली इंटरफेरेंस आती है, मतलब जो नेगेटिव ट्रांसफर है वो तब होता है जब L1 का जो स्ट्रक्चर और रूल्स है वो इनअप्रोप्रिएटली आप L2 के कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई करते हो, जिसके रिजल्ट में आपको डिफरेंट किस्म के एरर्स मिलते हैं। टॉपिक नंबर 36 की तरफ मूव ऑन करें। सो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है अर्ली पर्सपेक्टिव्स और एसएलए, मतलब कि जो बेसिक थ्योरीज थी उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरी है यहाँ पे वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, मतलब कि जो लैंग्वेज लर्नर है वो व्यू करते थे कि आपकी जो लैंग्वेज है उसे एक फॉर्मेशन ऑफ हैबिट के तौर पे, और फर्दर इसमें कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग आती है जो कि स्टिमुला करती है, मतलब स्टिमुलसली और आपके रिस्पॉन्स पर बेस करती है। लर्नर्स जो है इसमें बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में, और उनका एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है जिसमें हम रीइंफोर्स करते हैं अपनी डिज़ायर्स को और आउटकम्स को। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये साइकोलॉजी में डोमिनेंट हुआ था 1950s to 1960s तक, और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा था आपकी लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं कंट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब इसमें क्या होता है कि इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि नेटिव लैंग्वेज पर इन्फ्लुएंस किया गया था और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसेस पर भी। अब फर्दर ये क्या करता है कि ये फोकस करता है या प्रिडिकेट करता है, मतलब बेसिकली फोकस इस पर करता है कि किस तरीके से प्रिडिकेट किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए किसी भी लर्नर की डिफ़िकल्टीज़ को, और फर्दर उसको कंपैरिजन देता है L1 को और L2 के स्ट्रक्चर्स को, उसकी सिमिलैरिटीज और उसकी डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्टली इसका जो इन्फ्लुएंस है बिहेवियरिज्म पर है, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरीज पर है, और उसका जो एम्फसाइजिंग है हैबिट फॉर्मेशन पर, मतलब स्टिमुलर रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट पर, SRR के प्रोसेस पे। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ बात की गई क्रिटिसिज्म ऑफ CA, मतलब इसका जो कंट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में। सो CA बेसिकली क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था अपनी इनएबिलिटी की वजह से, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो लर्नर्स हैं वो किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करेंगे, जस्ट लाइक डायरेक्टली एक्सपोज अगर उन्हें ना की जाए तो। उसके अलावा इसमें क्रिटिसिज्म ये था कि कुछ मतलब कि एम्पिरिकल वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, ओवरलुकिंग थी सर्टेन लर्नर्स के एरर्स की, दैट्स वाई इस पे क्रिटिसिज्म भी मूव ऑन हुआ। टॉपिक नंबर 37 की बात कर लें फर्दर। यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली पर्सपेक्टिव की, दोबारा से आ रहा है, इसमें एनालिसिस की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें होता क्या है कि जो EA है वो शिफ्ट करता है फ्रॉम योर एक्सटर्नल स्टिमुलर टू लर्नर, और फिर इंटरनल क्रिएटिविटी होती है आपकी किसी भी एबिलिटी में कंस्ट्रक्ट करने की। अब फर्दर यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें एक्चुअल लर्नर एरर्स को इन्वॉल्व किया गया। सेकंड लैंग्वेज में इसमें कंसीडर किया गया इंटरलिंगुअल्स को, और इंटरलिंगुअल मतलब L1 और L2 के जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद इसमें जो EA में स्टेप्स हैं उसमें आप क्या करते हो कि लर्नर्स को कलेक्ट करते हो, उनकी लैंग्वेज के सैम्पल्स लेते हो, उनके जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको डिस्क्राइब करना और क्लासीफाई करना डिफरेंट किस्म के एरर्स को, और फिर उसके सोर्स एक्सप्लेन करना, और फिर लास्ट पे उनको एवेल्यूएट करना। उसके बाद यहाँ बात की गई है शॉर्टकमिंग्स ऑफ EA। अगर इसको देखें तो इसमें वही बात की गई, इसमें एम्बिग्विटी आती है क्लासिफिकेशंस में, लेक ऑफ पॉजिटिव डाटा है, और फोकस ऑन सोलरली एरर्स है, जिसमें आपको एक प्रॉपर इंसाइट प्रोवाइड नहीं की जाती कि लर्नर क्या रिक्वायर कर रहे हैं। फर्दली बात की गई है यहाँ पे इंटर लैंग्वेज के बारे में। इंटर लैंग्वेज बेसिकली ये स्लिकनर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये रेफर करती है कि इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ लर्नर लैंग्वेज के तौर पे बिटवीन योर नेटिव लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, मतलब L2। इसकी जो डेवलपमेंट है इन्फ्लुएंस कर रही है बोथ L1 और L2 की लैंग्वेजेस को, और इसमें जो यूनिक है वो थर्ड लैंग्वेज सिस्टम भी है, मतलब जो डिफर करता है आपके L1 और L2 को। उसके बाद मॉर्फीम ऑर्डर सिचुएशन आती है। यहाँ पे मॉर्फीम ऑर्डर सिचुएशन इन सेंस कि ये स्टडी करता है आपके नेचुरल और यूनिवर्सल सीक्वेंस को किसी भी ग्रामेटिकल डेवलपमेंट में।
इसकी एजम्पशंस हैं कुछ सेम एलिमेंट्स की, और उसके बाद इसमें मोनिटर मॉडल आता है। मोनिटर मॉडल इन सेंस के इसमें जो आपके क्वेश्चंस मॉडल है जिसमें आपके 5 हाइपोथेसिस आते हैं। एक वीएन लर्निंग है, मोनिटर है, नेचुरल ऑर्डर है, इनपुट है और इफेक्टिव फिल्टर्स वगैरह। मोनिटर हाइपोथेसिस में आप सजेस्ट करते हो कि किस तरीके से जो आप लर्न करते हो वो अवेलेबल होता है आपकी एडिटिंग के लिए और मेक करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो प्रोड्यूस लैंग्वेजेस हैं उनके साथ। और इसके बाद अर्ली पर्सपेक्टिव में SLA जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि किस तरीके से जो लर्नर्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं एक सेकेंड लैंग्वेज को, और हाईलाइट कर रहे हैं द रोल ऑफ एरर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटर लैंग्वेज को और नेचुरल ऑर्डर्स को किसी भी ग्रामेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मल अप्रोचेस टू SLA। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक यूनिवर्सल ग्रामर है आपके पास, मतलब जिसमें आपका जो ये रेफर कर दिया कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में जिसका आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज को एक पार्ट बनाया गया। इसके अलावा इसमें मेडिटेट करते हो आप साउंड्स और मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज को, जो कि कंसीडर करते हैं गाइडिंग फोर्स फॉर अ चाइल्ड इक्वेशन। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का, अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया गया, लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया, इसके जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज है उनको एड्रेस किया गया कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं और फिर जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से इनपुट के तौर पे रिसीव की जाती है। सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स के बारे में। सो प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स में अब होता क्या कि जो आपकी फॉर्मल अप्रोचेस हैं किसी भी पर्पस की लैंग्वेज की वो कंप्रोमाइज़ करती हैं या फिर कंप्राइज करती हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, और इसमें कॉमन लैंग्वेजेस आती है, मतलब इसमें इनवेरिएबल प्रिंसिपल्स आते हैं और उसके जो प्रिंसिपल हैं वो किसी तरीके से सप्लीमेंट करते हैं बाय और पैरामीटर्स, और ये डिफरेंट अक्रॉस जो लैंग्वेजेस यूज होता है जिसमें आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी होती है। टॉपिक नंबर 39 की बात कर लें तो इसमें 39 में डिस्कस ये किया गया है बेसिकली आपके सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक और फंक्शनल टाइपोलॉजी को। सो बेसिकली सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक एक ऐसी अप्रोच है जो कि एनालाइज करती है लैंग्वेज को, जो बेस करती है आपके इंटर रिलेटेड सिस्टम्स पर ऑफ योर चॉइस अवेलेबल फॉर एक्सप्रेसिंग मीनिंग्स। अब इसको हैलिडेज ने अपने वर्क में प्रेजेंट किया था 1950 से ऑनवर्ड, जिसमें उसने हाईलाइट किया था इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरिंग लिंग्विस्टिक फंक्शंस को, और फर्दर उसने अंडरस्टैंड किया था कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो कन्वे करती है मीनिंग्स को। यूनिवर्सल फंक्शंस जो है वो लैंग्वेज में किस तरीके से इंक्लूड है, और फर्दर इसमें क्या था कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है और इसमें इंस्ट्रूमेंटल्स कैसे गेट होते हैं, रेगुलरिटीज़ कैसे आती हैं, ह्यूरिस्टिक्स इंटरैक्शनल जो आपकी चीज़ें हैं वो कैसे आती हैं सारी। अगर फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इस तरीके से जस्ट लाइक के जो इंस्ट्रूमेंटल है उसमें हम देखते हैं टू गेट थिंग्स डन, रेगुलरिटी में हम बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, ह्यूरिस्टिक में टू लर्न एंड टू एक्सप्लोर, और इंटरैक्शनल में सोशलाइज करते हैं, पर्सनल में एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स और आइडेंटिटीज़ को, इमेजिनेटिव में क्रिएट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशनल में हम कन्वे करते हैं डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशंस को। फंक्शनल टाइपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो अप्रोच है ये इन्वॉल्व होती है कंपैरेटिव स्टडी में, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज में, जिसमें हम डिटरमिन करते हैं पैटर्न्स को जो बेस करते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे। फर्दर ये कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेजेस को, और बेसिकली इसमें फ्रीक्वेंटली या फिर लेस फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें अकर होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। फंक्शनल टाइपोलॉजी जो है वो अप्लाई होती है आपके SLA पर, जिसपे आप डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हो अपनी L2 के लैंग्वेजेस इक्वेशंस को, और कंपैरिजन करते हो अपनी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर का एट ऑल योर लेवल्स। फंक्शंस टू फॉर्म मैपिंग्स में आपकी अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि किस तरीके से आप फोकस करते हो एनालाइज करने पे इंटर लैंग्वेज मैपिंग फंक्शंस को, लिंग्विस्टिक की फॉर्म्स को, इन्यूरिक वे एंड सीक्वेंस, ग्रामेटिकल बेसिकली इसमें ग्रामेटिकलाइजेशन होते हैं जिसमें आपकी ग्रामेटिकल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप डेवलप करते हो कॉन्टेक्स्ट को, लेक्सिकल वर्ब्स को, ग्रामेटिकल मार्कर्स को, न्यू डिस्कोर्स। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो अप्रोच है आपकी ये एग्जामिन करती है स्ट्रक्चर्स के ट्रेंसेस को, कि किस तरीके से जो लर्नर्स है वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी लैंग्वेज को ताकि वो उसमें मीनिंग कन्वे कर सकें।
और इसमें वो डिस्क्राइब करते हैं इंटर लैंग्वेज को जो कि लर्नर डेवलप करते हैं ड्यूरिंग योर टारगेट लैंग्वेजेस। ओवरऑल ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद लेसन नंबर 8 देखें तो यहाँ पे बात की गई है सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशन पार्ट 2। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नंबर 40 में डिस्कस किया गया इंटर लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स बेस करती है आपकी SLA रिसर्च पर। यहाँ पे ये डिस्कस किया कि किस तरीके से सजेस्ट करिए कि सेकेंड लैंग्वेज का जो डाटा है वो फिक्स नहीं है और वो इन्फ्लुएंस है अपने एक्सटर्नल फैक्टर से। सेकेंडली यहाँ पे बात ये की है कि जो लर्नर्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं वेरिएबिलिटीज़ को इंटर लैंग्वेज में, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज सिस्टम है डेवलप होती है और एक्वायर करती है एक सेकेंड लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है अल्टरनेट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स जस्ट लाइक ए नो एंड नोट की एग्जांपल दी गई है, जिसमें आपने अल्टरनेटली उसको चेक करना है कि उसका सेम फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही। और ये जो वेरिएशंस हैं ये रैंडम भी हैं बट ओवर द टाइम जो इस्टेब्लिश होते हैं एज अ कंसिस्टेंट फॉर्म फंक्शन रिलेशनशिप के तौर पे। फर्दर यहाँ पे बात ये की गई कि जो सोशल इंटरेक्शन अप्रोच है उस पर एम्फेसाइज करते हो कि जो लर्नर्स हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेसेस में लर्निंग नहीं कर रहे बल्कि जो उनकी इन्फ्लुएंस है वो सोशल इंटरेक्शंस और कॉन्टेक्स्ट पर भी हो रही है। इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स में वो फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो लर्नर्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं और प्रैग्मेटिक नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से वो इंक्लूड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग्स को एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस में विद द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका किस टाइप का यूज़ हो रहा है। टॉपिक नंबर 41 देखा तो यहाँ पे बात की गई है इनपुट इंटरैक्शंस एंड आउटपुट्स के बारे में। अब इनपुट जो है वो रेफर करते हैं आपके लैंग्वेज एक्सपोजर को, जहाँ पे आप इनटेक करते हो लर्नर के इंटरनलाइज कंडीशंस को। यहाँ पे क्वेश्चंस ने इनपुट हाइपोथेसिस स्टेट किया था जिसमें उसने कहा था कि ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है जो कि क्रूशियल है आपकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए। इनपुट हाइपोथेसिस फिर उसने सजेस्ट किया कि जो लर्नर्स हैं वो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस from a different current or cultural levels। कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट की बात की सेकेंडली, तो उसमें सॉवेंस ने कहा था कि नेसेसिटी है लर्नर्स को ताकि वो डिफाइन कर सकें उनकी लैंग्वेज स्किल्स को और एक्यूरेट प्रोडक्शन की टू वर्ड मूव ऑन कर सकें। थर्डली बात की गई है लॉन्ग इंटरेक्शन हाइपोथेसिस के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी हाइपोथेसिस एम्फसाइज करता है इसमें मीनिंगफुल इंटरेक्शंस हैं जो प्रमोट करते हैं कॉम्प्रिहेंशंस को, एक्सपीरियंस को, सजेस्ट करती हैं कि एक एडजस्टमेंट हो कंजर्वेशन फैसिलिटेड कॉम्प्रिहेंशंस में, जो प्रमोट करता है आपकी लैंग्वेज एक्सपीरियंस को। टॉपिक नंबर 42 देख लें। तो 42 में बेसिकली यहाँ पे बात की गई है बियॉन्ड द डोमेन ऑफ लैंग्वेज। अभी सिंपल सी बात है कि इसमें जो SLA है वो इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से जो आपके फैक्टर्स हैं वो लैंग्वेज स्किल के बियॉन्ड वो काम कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस जो है वो रेफर कर रहा है आपके लर्नर्स को, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो है वो आप सीखते हो या उसके बारे में जानते हो, और उसके अलावा जो आपका फैक्ट है वो लैंग्वेज एग्जैनिटी को रेफर कर रहा है, सोशल डिस्टेंस को कर रहा है, एज डिफरेंसेस को, एप्टीट्यूड को, मोटिवेशन प्ले जो आपके मोटिवेशन आपकी डिफरेंट लर्निंग में रोल प्ले करती है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और जो लर्नर एटीट्यूड्स, इमोशंस और सोशल कनेक्शंस हैं आप किस तरीके से आपके लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया द लेक्सिकन्स को। सो लेक्सिकन्स में क्या होता है कि आपकी वोकैबुलरी भी कह सकते हो, ये क्रूशियल है आपके लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में। यहाँ पे आपको रेसिपिटेटिव नॉलेज मतलब रिकॉग्नाइज वर्ड्स होने का पता चलता है, उसके अलावा प्रोडक्टिव नॉलेज का पता चलता है जिसमें आप एक्यूरेटली वर्ड्स को यूज़ करते हो। वोकैबुलरी एरर्स जो है यहाँ पे थोड़े से कॉमन होते हैं अमंग योर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, मतलब कि जो वोकैबुलरी एरर्स हैं वो आपके सेकेंड लैंग्वेज में ज़्यादा कॉमन होंगे एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट लैंग्वेज। और फर्दर ये कि एक ब्रॉड और डीप वोकैबुलरी इन्हांस करते हैं, कॉम्प्रिहेंस करते हैं ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। टॉपिक नंबर 44 की तरफ देखें तो इसमें बात की गई है द इंटीग्रेटेड व्यूज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो SLA है वो एक मल्टी फैक्टरेड प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके वेरियस स्टेजेस फ्रॉम योर इनपुट टू आउटपुट। इसमें आप एप्रिशिएट करते हो इनपुट्स को जिसमें इन्वॉल्व होता है आपके न्यू लैंग्वेज से रिलेट करना, न्यू एक्सपीरियंसेस से रिलेट करना, उसमें प्रायर नॉलेज लेके आना।
और फर्दर ये कि जो कॉम्प्रिहेंड इनपुट है उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लर्नर कंट्रोल होता है, और इसमें इनटेक जो है वो एसिमिलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक मटेरियल के रिगार्डिंग होती है। जस्ट लाइक के जो आपके कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपका इंट्रीगेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि उसमें आपकी ग्रामर है, आपकी स्टोरेज है, और जो आउटपुट है उसमें आपकी प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज जो कि आपके फीडबैक पे कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है, वो इसमें ऐड है। टॉपिक नंबर बेसिकली लेसन नंबर डिस्कस करें तो लेसन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ बात की गई है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1। अब टॉपिक नंबर 45 में डिस्कस करना है हिस्ट्री एंड मेजर ट्रेंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बेसिकली हिस्ट्री की बात की गई ELT की कि किस तरीके से उसकी जो हिस्ट्री है वो आई। अब लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है इसमें ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ, और इसमें रिफ्लेक्ट किए गए डिफरेंट चेंजेस जो कि आपके लर्नर प्रोफिशिएंसी नीड्स पर जो थे वो बेस करते हैं। बायलिंगुअलिज्म की हिस्टोरिकल जो इसकी हिस्ट्री है वो बीइंग कॉमन है। फॉरेन लैंग्वेजेस में लर्नर किस तरीके से सर्व कर रहा है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, वो इसमें बताया गया। हिस्ट्री ऑफ ELT को डिस्कस किया गया एज सेम के 15th सेंचुरी में जो इंग्लिश थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी पॉलिटिकल शिफ्ट्स की वजह से, मतलब जो वो कॉलोनियलिज्म मूवमेंट ऑल दिस थिंग्स। 16th सेंचुरी में जो आपकी लैंग्वेज का इंटरेस्ट था वो ग्रू अप हुआ, और इंग्लिश एम्पायर एक्सपेंशन जो उसका इंग्लिश थी वो एक्सपेंड हुई। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से जो आपकी ELT इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिशर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो BBC और ब्रिटिश काउंसिल तक गए, और उसका जो मेजर ट्रेंड्स थे वो कैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स ने किस तरीके से ग्लोबली इंग्लिश सीखना शुरू किया, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटरेस्ट है, उनके एक्सेंट किस तरीके से हमारे तक फर्दर आते रहे। टॉपिक नंबर 46 की बात कर ले तो यहाँ पे बात की गई है अप्रोच, मेथड, टेक्निक, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर्स। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो these टर्म्स को, जिसमें आप क्रूशली ग्रास्प करते हो लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेस को। अप्रोच की बात करें तो ये थ्योरेटिकल व्यू है अबाउट लैंग्वेज एंड लर्निंग। इसमें स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स आते हैं। डिज़ाइन जो है इसमें इन्वॉल्व है आपका मेथड एनालिसिस है, एंड उसके अलावा ऑब्जेक्टिव इंक्लूड है आपका। इसमें कंटेंट सिलेक्शंस आती हैं, टास्क हैं, रोल्स हैं, मटेरियल्स हैं। फर्दर प्रोसीजर में क्या होता है कि इसके प्रोसीजर जो है उसमें आप एक एक्चुअल टेक्निक और प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो टीच करने के लिए। और नेक्स्टली जो बात की गई यहाँ पे टेक्निक की बात की गई, इसमें स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रेटजीज यूज़ की गई हैं। मेथड्स में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसी भी अप्रोच की वो इंक्लूड हैं, जिसमें आपकी प्रोसीजर्स और टेक्निक्स वगैरह इंक्लूड होती हैं। टॉपिक नंबर 47 की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ बात की गई है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के बारे में। एक ओल्ड मेथड है ये जो कि फोकस करता है आपकी ट्रांसलेशन पर और ग्रामर्स पे। अजम्पशंस जो हैं इसमें वो लर्निंग होती है थ्रू योर ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल सेंट्रलिटी के तौर पे, रूल मेमोराइजेशंस के तौर पे, और गोल्स जो हैं इसमें आप उसमें रीड, बेसिकली इसका गोल ये है कि आप इसमें प्रोफेशनली रीड कर सको ट्रांसलेशन स्किल्स को। प्रोफिशेंसीज देखते हैं हम इसमें, उसके अलावा इसके वोकैबुलरी रिवीजन देखते हैं। प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें आप ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस करते हो, ग्रामर की प्रेजेंटेशन देखते हो, पैसेजेस रीड करते हो, उसके अलावा कॉम्पोजिशन टास्क होते हैं। और लास्टली इसमें जो क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि जो आपके इसमें लेक ऑफ एम्फेसिस ऑफ कम्युनिकेशन था और ओवर एम्फेसिस था ऑन द मेमोराइजेशन, जो टीचर सेंटर्ड थी इसमें। टॉपिक नंबर 48 की बात करें तो इसमें बात की गई है ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। अब इसकी जो बैकग्राउंड है बेसिकली ये एक मेथड है जो कि बेस करता है आपके बिहेवियर्स और स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स पर, और ये डेवलप हुआ था 1950s में, जो कि एम्फेसिस कर रहा था आपकी ओरल स्किल्स पर, लैंग्वेज एलिमेंट्स पर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास डायलॉग है, रिपीटिशंस है, प्रोनाउंसिएशन फोकस है, मिनिमल ग्रामर एक्सप्लेनेशंस है, और यूज ऑफ लैंग्वेज लैब्स। दीज ऑल थिंग्स इज योर बैकग्राउंड। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारी और उसके बाद अगर रोल्स की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि इसमें लर्नर्स को रिएक्टिव होना था, टीचर्स को सेंट्रल बनना था, और मटेरियल जो है उसमें टीचिंग ओरिएंटेड होना चाहिए।
क्रिटिसिज्म आया इस पे कि जो चैलेंजेस है उसमें क्रिटिसिज्म ये था कि ये चैलेंज कर रहा है आपके रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स को, टीचर एक्सपर्टीज को, लेक ऑफ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट था इसमें, और एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी। टॉपिक नंबर 49 में बात की है ओरल अप्रोच की। सो ओरल अप्रोच में क्या हुआ कि इसको बेसिकली स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि ओरल प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट हो, इसमें वोकैबुलरी कंट्रोल आया, ग्रामर टीचिंग हमारी अच्छी हो, उसके अलावा इसमें हम L1 के यूज़ को अवॉइड करें। मतलब अगर हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ले रहे हैं तो हम उसमें उर्दू का यूज़ करना बिल्कुल स्टॉप कर दें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि इसमें हम एम्फेसिस करते हैं आपकी स्पोकन लैंग्वेज पे, सिचुएशनल टीचिंग पे, ग्रेडेड ग्रामर और कंट्रोल वोकैबुलरी टेक्निक्स इसमें यूज हुई थी, डायलॉग्स की, ड्रिल्स की, क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज हुए और ग्रामर गेम्स हुए। टीचिंग रोल्स जो थे इसमें, टीचर रोल सॉरी, इसमें क्या कहा गया कि जो आपके उन्होंने डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को प्रेजेंट किया और कंडक्टेड इन प्रैक्टिसेस लेके आया और स्पोकन लैंग्वेज पर उन्होंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। टॉपिक नंबर 50 की बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। अब ये जो एक मेथड है ये एम्फसाइज करता है आपके डायरेक्ट एसोसिएशंस को फ्रॉम योर मीनिंग्स, सॉरी बिटवीन योर फॉर्म्स एंड मीनिंग्स। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसमें आप एवरीडे लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को यूज़ करें और इसकी इंडक्टिव ग्रामर टीचिंग भी इसका ऑब्जेक्टिव है, ओरल स्किल डेवलपमेंट और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। टेक्निक्स की बात करें यहाँ पे, तो टेक्निक्स में क्या होता है कि कॉन्टेक्चुअल प्रेजेंटेशन इन्होंने यूज़ की, इंडक्टिव ग्रामर डिस्कवरी यूज़ की, उसके अलावा विजुअल चीज़ें यूज़ की, एक्शंस ऑफ मीनिंग को यूज़ किया गया, और इसमें उन्होंने रिटन लैंग्वेज जो थी उसको अवॉइड किया एट द स्टार्टअप। क्रिटिसिज्म में क्या हुआ कि इसमें चैलेंजेस है डिफरेंट किस्म के, जैसे कि यहाँ पे दिए गया है कि डिफरेंट किस्म की इसमें इम्प्लीमेंटेशंस आई, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आई इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोफिशिएंसी डिमांड्स आई टीचर्स की, और असम्पशन ऑफ L2 लैंग्वेज है जिसमें आप मिरर करते थे L1 लैंग्वेज को। फर्दर इसमें कुछ क्लासरूम की टेक्निक्स बताई कि किस तरीके से मतलब कि इसको स्टार्ट किया, मतलब पैराफ्रेजिंग है, वाइड डेमोन्स्ट्रेशन, डिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सब चीज़ें इसमें आती हैं, और एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।